अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100% चांस होते हैं कि ये टॉपिक पेपर में आ जाए। कोई भी बच्चा इसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आएगा ये टॉपिक, तो इसे आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। आज की वीडियो में इसको समझेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसका न्यूमेरिकल करेंगे और इसका सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी, उससे भी तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल रही थी और यहाँ पर मिल रही है आपको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में बेसिक फ़र्क है। वो वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। आप रेफरेंस बदलते रहोगे, वो वैल्यू बदलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट का मतलब है ना, इसका मतलब है ये असल वैल्यू है, ये ही फिक्स वैल्यू है। यही वैल्यू जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की है वो असल है, हकीकी वैल्यू है। दो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिले, एक बी, एक ए और एक बी। ए वाला जाली था, बी वाला रियल था। तो जो ए वाली आपको पोटेंशियल एनर्जी मिली ना, यानी जो इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी मिली, वो जाली तो नहीं थी, लेकिन वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं होती। लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स वैल्यू होगी। जब भी तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी हमें। अब ज़रा इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। याद रखना, यहाँ पे लिख लो असल वैल्यू, हकीकी वैल्यू किसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब ऐसी बात करने की वजह क्यों बनी, ज़रा मेरी बात सुनो। ये है एक टेबल, ये क्या है? एक टेबल है। ये एक हाइट पर बॉल है। मैंने दो बच्चों को कहा कि इस हाइट पर, इस बी हाइट पर क्या वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो एक बच्चे ने फार्मूला लगाया m, इधर फार्मूला लगाया mgh, और ये पूरी हाइट a से लेकर b तक h बराबर थी। तो उसने मुझे कैलकुलेट करके बता दी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जो कि मेरे पास यहाँ पर समझ लो 5 जूल की आ गई। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी यहाँ तक। ये अर्थ का सरफेस है भाई, टेबल अर्थ के सरफेस पे ही रखा जाएगा ना, तो उसने अर्थ के सरफेस से लेकर यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट की बी पॉइंट तक। ये पॉइंट बी ही है, याद रखना। तो अब हमारे पास h कितना हो गया? h प्लस एच प्राइम। एच प्राइम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस h हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस h प्राइम। तो दोनों को ऐड किया तो h प्लस, ये हमने h रख के कैलकुलेट की। ये वाली जो एनर्जी आई वो ज़्यादा आई 7 जूल, जो कि हमने कैलकुलेट की h प्लस एच प्राइम। दोनों ने ही बिल्कुल सही एनर्जी की वैल्यू बताई, लेकिन ये तो दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ गई, मुझे तो एक चाहिए थी। तो वो जो आपको एक फ़िक्स वैल्यू चाहिए ना, वो इससे आएगी। ठीक है, वो इससे आएगी। अब देखो, भूलना मत ज़िंदगी भर, मैंने बहुत अच्छा समझा दिया। अब तीसरा बच्चा आया, उसने यहाँ से कैलकुलेट कर दी, यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर दी, वैल्यू उसकी भी ठीक आ गई, लेकिन 3 वैल्यूज़ आ गई, मुझे एक चाहिए। तो वो जो एक वैल्यू चाहिए वो यहाँ से आएगी आपके पास। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। क्यों पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? क्योंकि आप एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। भाई आप एक फील्ड में हो ना, फील्ड में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके पास। यानी एक जगह पे फील्ड कम होती है, एक जगह पे ज़्यादा होती है, या एक जगह पे ज़्यादा होती है तो एक जगह पे कम। अब मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे चला जाऊँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगी, बहुत नीचे आ जाऊँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ जाएगी। अब एक एस्ट्रोनॉट है, वो जो है वो बिल्कुल बाहर ही निकल जाए, यानी अर्थ की जो ऑर्बिट है उससे बाहर चला जाए, तो वहाँ पर फील्ड तो बहुत कम होगी, है ना, वहाँ पर फील्ड बहुत कम होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, समझो ये मेरे पास एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी अर्थ है और अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। अब मैं ए से लेकर बी तक जाता हूँ, ए से लेकर बी तक जाता हूँ, बी तक गया मैं, ठीक है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है। अब ए से बी तक की मुझे एनर्जी निकालनी है। मुझे कौन सी एनर्जी निकालनी है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे ए से बी जाने में जो वर्क लगा, ए से बी जाने में जो वर्क लगा, वही मेरे पास जो मेरी
ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अब मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी कहूँगा सिर्फ, ठीक है, एब्सोल्यूट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, या जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कर लूँगा। तो ए से बी तक का अगर मैंने वर्क कैलकुलेट कर लिया तो मेरे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ए से बी तक ऑब्जेक्ट खुद तो नहीं जाएगा, आपको मूव कराना पड़ेगा ना, यानी मूव कराने के लिए वर्क, आप उतना ही वर्क कराओगे जितना ए से बी तक का डिफरेंस होगा एनर्जी का। याद रखना इस बात को, ए से बी तक एनर्जी का जितना डिफरेंस होगा ना, आप उतना ही वर्क कराओगे। अब अगर मैं ए से बी तक का वर्क कैलकुलेट कर लूँ, अच्छा ये थोड़ा सा सर्कल है तो मुझे थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, मुझे इसको नीचे बनाना पड़ेगा। अगर मैं ए से बी तक का वर्क कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। याद रखना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर ए तक पॉइंट वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको हर जगह भी वर्क ही नज़र आने वाला है। ज़रा यहाँ पर आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं अच्छा ए पे कोई एक वर्क कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा यहाँ पर वर्क क्या आएगा आपके पास, W/m। अब ये क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VA है, और यहाँ पर B पर जो पोटेंशियल है वो VB है। भाई देखो, यहाँ पर A पर कोई एनर्जी की वैल्यू तो होगी, है ना, कोई पोटेंशियल तो होगा ना, कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, और VB पर भी कोई पोटेंशियल होगा, चाहे वो ज़ीरो ही मान लो, लेकिन अभी मान लो कोई है, तो VB पर भी कोई पोटेंशियल होगा। तो आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा ना जो A से B तक के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करोगे। अगर A पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और B पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपकी वर्क की वैल्यू होगी। और ये वर्क क्या होगा, वर्क अपॉन m, यानी आपको एक मास पर ही इतना वर्क करना पड़ेगा, जब भी ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, जैसे कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा ना, कि आपके पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता था तो वो किसके बराबर होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक में कि W/Q। वहाँ पर आप चार्ज पे वर्क करते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता था, यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो एक मास पर, तो वहाँ पर चार्ज था, यहाँ मास है, ठीक है, एक बॉडी है। अच्छा अब देखो, ये WB एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो है, फील्ड की वैल्यू वहाँ पर ज़ीरो है, वहाँ पर कोई फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, यानी ज़ीरो वैल्यू होगी। तो ये V भी हम ज़ीरो रख लेते हैं, ठीक है, V भी हम ज़ीरो रख लेते हैं, तो VA ये ज़ीरो आ गया, तो VA। अब ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि अगर आप B से A पर आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा, वो VA के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आप जहाँ से चले थे वहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं थी, लेकिन जहाँ पर पहुँचे हो वहाँ पर फील्ड है, तो वो उतनी ही फील्ड होगी जो कि A और B के दरमियान है। और वो जो एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, मतलब उस फील्ड में जो एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर भी यही काम किया जाएगा। ज़रा मैं इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इस चीज़ को अपने पास लिख के रखो, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको भी रिमूव करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अब मैं डेरिवेशन को स्टार्ट लूँगा, ठीक है, डेरिवेशन को स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से। ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। अब आप कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर, n पर हो। n से वर्क कर कर आप कहाँ पर आओगे, 1 पर आओगे। n से वर्क कर कर आप कहाँ पर आओगे, 1 पर आओगे। तो जब आप 1 पर आओगे तो यानी अगर वर्क करना है तो फोर्स तो आपने अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स के बगैर तो वर्क नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। अब फोर्स कौन सी होगी, भाई देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से छोड़ दो, तो वो जो फोर्स है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना वो आपके पास, तो वो यहाँ पर यूज़ होगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा हियर वी यूज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई देखो, वर्क कराने के लिए फोर्स चाहिए होती है आपको, है ना, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी आपके पास। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ऑब्जेक्ट जब n से 1 पर आएगा तो वो
जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, यानी एक्सेलरेशन उसकी ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी एक्सेलरेशन आ गई तो फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना v स्क्वायर, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाएगी, क्योंकि एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती है। या तो एनर्जी आपके पास जो है वो पोटेंशियल होगी या काइनेटिक होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू, बिल्कुल सही, F इज इक्वल टू जी एम। ये m क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो n से 1 पर आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद आपके पास me, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। और यहाँ पर आ गया आपके पास r। अब r क्या है, r आपके पास वो डिस्टेंस है जो कि आपने रखा है, ठीक है, r आपके पास वो डिस्टेंस है जो कि आपने रखा है। अब यहाँ पर मैं इस r को स्मॉल r बनाऊंगा, क्योंकि हम कैपिटल R यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, आर स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, कि दो चीज़ें अब एक दूसरे को अपनी तरफ घसीटती हैं। अब ये अभी तक कोर्स में ये फार्मूला आया नहीं है, लेकिन आगे ये शायद फार्मूला ये कोर्स में आएगा आपका। तो जब यहाँ से यहाँ पर आओगे तो आपको ये करना पड़ेगा वर्क। अच्छा, अब मैं यहाँ इन्फिनिटी से 1 पर भी आ सकता हूँ, जो कि मैं इससे कैलकुलेट कर लूँगा R1, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी से, देखो ना यहाँ पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं इन्फिनिटी से इधर भी आ सकता हूँ, n2 पर भी आ सकता हूँ। अच्छा देखो, याद रखना, आप ऊपर भी जा सकते हो, n1 से मतलब 1 से n की तरफ भी जा सकते हो और n से 1 की तरफ भी आ सकते हो, ये बात आपने याद रखनी होगी। अच्छा, ये सिंपल फार्मूला है। अच्छा, अब मैं R1 के लिए ये काम कर रहा हूँ, यानी रेडियस 1 के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, रेडियस 1 के लिए। तो मेरे पास क्या होगा, आपके पास F1 इक्वल टू फॉर R1 F1 G M M E, ये तो अपने कोचिंग का नाम हो गया, M E अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ना, अब मैं n से 1 पर भी आ सकता हूँ, तो n से 2 पर भी आ सकता हूँ। तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पर 1 के लिए भी लूँगा और 2 के लिए भी लूँगा। F2 इक्वल टू G M M E अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इन दोनों फोर्सेस का एवरेज ले लूँगा, एवरेज फोर्स निकालूंगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर होगी, एवरेज फोर्स यहाँ पर होगी, जिसे मैं F कह लूँगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ऐसा करने की वजह क्या आ गई, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का एवरेज निकालते हो तो आपके पास एक अच्छी वैल्यू निकलती है और एक एक्यूरेट वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल, आपने 3 बार कैलकुलेशन की, उन तीनों कैलकुलेशन को आपस में ऐड कर जब आप 3 से डिवाइड कराओगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। पहले मैं n से 1 पर आया, फिर n से मैं 2 पर आया, फिर मैंने उनका एवरेज ले लिया, ठीक है। तो और यहाँ पर जो आपके पास R आएगा ना, R, उसको भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, याद रखना, अगर आप R1 और R2 इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस लो तो कैसे लोगे, बिल्कुल डेल्टा R लिखकर, डेल्टा R। अगर मैं बोलूँ कि R1 और R2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो वो डेल्टा R है, वो डिफरेंस आएगा। देख लो, यहाँ पे लिख लो, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, क्योंकि R2 ऊपर है तो इसलिए पहले रखा, R1 नीचे है इसलिए उसे बाद में रखा। अच्छा, अब इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ मैं, एवरेज ऑफ फोर्सेस, ठीक है, 2 फोर्सेस हैं तो इसलिए फोर्सेस। तो एवरेज क्या बनेगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब F1 की वैल्यू क्या थी, इसमें पुट कर दो, F2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो F1 आपके पास था, थोड़ा सा करीब लिख देते ले जाके, F1 आपके पास था G M M E, ये स्मॉल वाला M था, अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 सबके नीचे आ जाएगा, ठीक है, G M M E अपॉन R2 का स्क्वायर। अच्छा, अब जो चीज़ें कॉमन है उसे निकाल लो और इस 2 को रेसिप्रोकल कर दो,
तो जब इस 2 को रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, समझो इसके नीचे 1 है तो रेसिप्रोकल होकर ये इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, GMME यहाँ पर भी है तो कॉमन निकाल लो, GMME, ठीक है, कॉमन निकल गया। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, 1/R1 प्लस 1/R2 विथ स्क्वायर। अच्छा, अब इस तरह कैलकुलेट करना मुश्किल है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया F, GMME को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो GMME अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बन गया, R2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, R2 का स्क्वायर, R2 1 से हो गया मल्टीप्लाई, और R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस R2 की जगह R1 आ जाए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, हेयर। ज़रा यहाँ देखो, हेयर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डेल्टा R हमारे पास किसके बराबर है, अभी मैंने यहाँ समझाया अभी तक ये कैसे निकला। डेल्टा R बराबर है R2 माइनस R1 के, है ना, डेल्टा R इसी चीज़ के बराबर था ना, R2 माइनस R1। अब मुझे क्या चाहिए, R2 चाहिए, तो मैं R1 को उधर ले जाऊँगा तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा R2। तो R2 इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1। अच्छा, ये हमारी थी इक्वेशन 1। तो यहाँ पर वर्डिंग लिखते हैं, पुट R2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। अच्छा, जब मैं इसे इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो वर्डिंग है ना, मतलब डेरिवेशन से पहले जो वर्डिंग आएगी वो वहाँ पे लिखी हुई भी होगी आपके पास। पहले आपने ये लिखना है और फिर इसकी वर्डिंग में ना मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिखना है, कि एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरी वर्डिंग आपने लिखनी है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m से लेकर मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय तक, ठीक है। उसके बाद फिर आगे काम शुरू करना है जो मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ज़रा वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो GMME, इस ME को बड़ा करके लिखते हैं क्योंकि हम बड़ा लिख रहे हैं ना। आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने स्मॉल कर दिया, एक काम करते हैं स्मॉल ही कर देते हैं हर जगह पे, क्योंकि अब हम इसे E लिख रहे हैं ना तो आसान हो जाएगा हमारा काम। इसको भी E कर देते हैं, इसको भी, ठीक है। स्मॉल कर दो, कैपिटल वो कोई मसला नहीं करेगा। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास R2 की जगह क्या पुट हो गया, डेल्टा R प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, मुझे उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, वो लगा दो। अब फॉर्मूला क्या है मैं ज़रा बता देता हूँ। GMME फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, डेल्टा R का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पहले डेल्टा R लिखो बाद में डेल्टा R लिखो, कोई मसला नहीं है। डेल्टा R का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा R1, ठीक है। छोटा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, R1। अच्छा, उसके बाद आ गया प्लस R1 का स्क्वायर प्लस, और ये वाला R1 का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें छुप गई हैं तो मैं थोड़ा सा उसे बेहतर कर दूँ ताकि किसी को मुश्किल ना हो समझने में। R1 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेना तो बात समझ में आ जाएगी, मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके लिखा है। अच्छा, अब डेल्टा R बहुत छोटी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर ले लोगे और छोटी हो जाएगी, तो डेल्टा R स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा R स्क्वायर नेगलेक्ट, ठीक है, नेगलेक्ट। तो अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास क्या बच गया, F इक्वल टू GMME इंग्लिश सेंटर, और यहाँ पर आ गया। अच्छा, 2 हम हटाते जा रहे हैं, 2 को लगाओ, 2 को हटाओ मत, 2 को लगाओ, 2 को लगाओ, 2 लगाओ यहाँ 2। अच्छा, ये R स्क्वायर 0 हो गया, डेल्टा R स्क्वायर 0 हो गया, और R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर हो गया, 2 R1 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा R और R1
अच्छा, डिवाइड में आ रहा है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन निकाल के इस वाले 2 के साथ कैंसिल कर दो। तो जी एम एम ई 2 को कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ भी 2 है, ये वाले 2 से वाले 2 कैंसिल, अंदर क्या बच गया R1 का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। चलो अब देखो, डेल्टा R की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, R2 माइनस R1, तो वो यहाँ पर पुट करते हैं। देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेल्टा R किसके बराबर है, R2 माइनस R1। तो F इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन से वो जा चुका है, 2 जा चुका है, तो अब बचेगा हमारे पास क्या, डेल्टा आर की जगह पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डेल्टा आर मौजूद है, तो R1 स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया, प्लस अच्छा ये 2 अब नहीं रहेगा, 2 तो जा चुका है ना, तो 2 ख़त्म हो गया, तो ये हो गया ये हो गया सिर्फ R1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर डेल्टा आर की जगह क्या आ गया, R2 माइनस R1। अच्छा अब इन्हें आपस में सॉल्व कर दो, ये काफ़ी छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब इन्हें आपस में सॉल्व कर दो, जी एम एम ई, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस देखो R1 R2, देखो ना यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2, तो R1 R2 हो गया, और R1 मल्टीप्लाई बाय R1, तो R1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर प्लस को कैंसिल करेगा, बच गया आपके पास F इज इक्वल टू जी एम एम ई, और अब आपके पास वैल्यू आ गई है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अब देखो एक R1 ऊपर वाले एक R1 को कैंसिल करेगा, ये वाला R2 इस R2 को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये 2 टाइम है ना, देखो ना R1 1 टाइम है, नीचे 2 टाइम है, तो ऊपर वाला 1 टाइम, नीचे वाले 2 टाइम, एक टाइम ख़त्म हो गया, तो आपके पास अब क्या बच गया, जी एम एम ई अपॉन R1 R2। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास फोर्स का, और वो फोर्स कहाँ होगी, ये वाली होगी, इन दोनों के दरमियान वाली फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ना हमारी बात कंप्लीट हो रही थी, और ना यहाँ पर आकर हमारी बात ख़त्म हो रही थी। हमें तो असल में वर्क निकालना था, हमें वर्क चाहिए था, मैंने कहा था ना हमें वर्क निकालना होगा, वो वर्क बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, लेकिन हमने तो यहाँ फोर्स निकाल ली, ये फोर्स उसी वर्क के लिए निकाली गई है। अब वर्क निकालते हैं। अब हम वर्क कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ए से बी के दरमियान वर्क निकालेंगे। वर्क हेयर वर्क डन फ्रॉम ए टू, ए नहीं बोला हमने उसे, 1 to 2 बोला है ना, तो 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 के दरमियान वर्क निकालेंगे हम। अच्छा तो आज 1 से लेकर 2 के दरमियान वर्क निकालते हैं, और देखते हैं वो किस तरह से हमारे पास आता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, W, जनरल फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट आर, कह लो आर ले रहा तो यहाँ आर ले लेते हैं, एफ डॉट आर। अब डॉट प्रोडक्ट खोल लो, जनरल फॉर्मूला लिखा है ये मैंने। अच्छा ये जनरल फॉर्मूला था, अब इसे 1 से लेकर 2 तक के दरमियान के लिए कर लो, तो ये क्या आ गया कि वर्क आप कर रहे हो 1 से लेकर 2 तक के लिए। अच्छा तो अब यहाँ पर F, अभी अब मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, अभी एक बात समझा रहा हूँ, कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो R है वो डेल्टा कर कर आएगा, ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको डेल्टा करके लिख देता हूँ, डेल्टा R कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या आएगा, 0, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, आप नीचे ही कवर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी नीचे ही लग रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब थीटा यहाँ पर 0 आ गया। तो थीटा के 0 आने से हमें ऑब्वियस सी बात पता चल गई है कि ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका एफ डेल्टा आर, तो ये 1 आ गया आपका, ठीक है, 1 आ गया।
अच्छा, अब मज़ीद फर्दर चलते हैं आगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर मैंने पुट करना है f की वैल्यू को, तो ज़रा f की वैल्यू पुट कर देते हैं। f की वैल्यू क्या रखी है हमने, f की वैल्यू है हमारे पास g m m e अपॉन r1 r2, स्क्वायर ख़त्म हो चुके थे। और डेल्टा आर किसके बराबर है, देखो यहाँ डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर हमने किसके बराबर रखा है, R2 माइनस R1। अब मुझे नहीं लगता ये चीज़ शायद आपको समझ आ रही हो, इसके लिए ये है कि मुझे थोड़ा रिमूव करके इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी उसको अंदर करके लिख दिया, इसलिए शायद समझ नहीं आ रहा हो। असल में ना पेन बहुत ज़्यादा वो चल रहा है डार्क, तो जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया F की जगह पे कि GMME अपॉन, ठीक है, R1 और R2। अच्छा, अब वो डेल्टा आर पुट कर देता हूँ, R2 माइनस R1। अब देखो अब क्लियर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस R1 माइनस R1 R2 को उसके नीचे ले जाते हैं, तो 1 2 इक्वल टू, तो GMME, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये R1 R2 उसके नीचे ले गए ब्रैकेट के नीचे, तो R2 माइनस R1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो शिफ्ट कर सकते हो आप, ये आ गया आपके पास। अब एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, यानी एलसीएम को दोबारा वही कर देते हैं जैसे वो था। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं R2 अपॉन R1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई। अब देखो दोबारा सॉल्व करोगे वही चीज़ आ जाएगी जो है आपके पास। तो देखो यहाँ पर R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या। देखो अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ कि आपके पास है 1, आपके पास है a प्लस बी, और इसके नीचे भी ए बी है, इसके नीचे भी ए बी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी और ए बी, है ना, लिख सकते हो ना। तो यहाँ भी तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ था कि R1 R2, तो आपने R1 उसको भी दे दिया और R2 उसको भी दे दिया, R1 R2, तो दोनों को साथ आपने दे दिया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया आपके पास GMME 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ड्राइव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो वर्क सिर्फ हमने कैलकुलेट किया किसके लिए, यहाँ पर हमने वर्क कैलकुलेट किया सिर्फ 1 और 2 के दरमियान, या 2 और 1 के दरमियान, लेकिन हमें इसी तरह 3 के लिए भी चाहिए, 4 के लिए भी चाहिए, 5 के लिए और इन्फिनिटी तक चाहिए। तो लेकिन आप ये चीज़ देखो कि फॉर्मूले में क्या आ रहा है कि ये GMME ये तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ अर्थ भी वही रहेगा जो है, ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज नहीं हो रहा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। चेंज बस ये दोनों वैल्यू हो रही हैं, R1 और R2। चेंज कैसे हो रही है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो ये वैल्यू पहले R1 की आ रही है, फिर R2 की, लेकिन अब मैं R2 से R3 जाना चाह रहा हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी, पहले छोटी वैल्यू, मतलब पहले वो वैल्यू आएगी जो अर्थ के करीब है। जैसे यहाँ पर देखो ना, पहले वो वैल्यू आई जो अर्थ के करीब थी, यानी R1, और फिर आई R2। इसी तरह मैं 3 तक जाना चाह रहा हूँ, R2 से R3 जाना चाह रहा हूँ, तो पहले क्या आएगा मेरे पास, R2 फिर R3। इसी तरह मैं 3 और 4 के दरमियान जाना चाह रहा हूँ, तो पहले मेरे पास आएगा 3 फिर 4, यानी पहले वो वैल्यू आएगी रेडियस की जो अर्थ के करीब है। तो अब मैं वर्क लिखता हूँ फॉर डिफरेंट वर्क, फॉर मोर वर्क, और ज़्यादा वर्क के लिए, फॉर मोर वर्क, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा W, अब मैं 2 से 3 के दरमियान जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा GMME अपॉन 1 माइनस R2। देखो ना यहाँ R1 आ रहा है, तो यानी जो वैल्यू रेडियस की अर्थ के करीब है वो आएगी, और उसके बाद दूर वाली वैल्यू आएगी R3। इसी तरह मैं वर्क निकालना चाह रहा हूँ 3 से 4 के लिए, तो मेरे पास क्या आएगा GMME अपॉन 1 माइनस R3 माइनस 1 अपॉन R4। अच्छा, अब मैं इन दोनों के दरमियान वर्क निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले ये आ जाएगा n-1, फिर n आ जाएगा आपके पास। अब ये किस तरह हो रहा है मैं ज़रा इसे भी समझाऊंगा थोड़ा सा। GMME अपॉन 1 माइनस RN माइनस 1 अपॉन RN माइनस 1, जो कि छुप गया, नज़र नहीं आ रहा होगा, n-1, ठीक है। ये लो, अब ज़रा मेरी बात सुनो, इन दोनों के दरमियान वर्क निकालना है। ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है,
आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हो कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी जो वैल्यू n की यहाँ होगी उसके नीचे n की बस एक वैल्यू कम होगी ना। या देखो ना, यहाँ अगर 3 है तो नीचे 2 है, यहाँ 4 है तो नीचे 3 है। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू में 5 रख लूँ तो n-1 क्या होगा 4। चलो n की वैल्यू में 10 रख लूँ तो n-1 क्या होगा 9। यानी पहले बड़ी वैल्यू, उसके बाद उसके फ़ौरन बाद वाली वैल्यू, जैसे कि 3 और फिर नीचे 2। तो यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं ये। अब मुझे टोटल वर्क चाहिए A से लेकर B तक। टोटल वर्क लिखता हूँ मैं यहाँ, टोटल वर्क फ्रॉम A टू B। तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो मुझे 1 से लेकर 2 तक वर्क पता है और मुझे n-1 पता है और उसके दरमियान वाले वर्क भी पता है। इन सारे वर्क को मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा W। A से लेकर B तक के वर्क को मैं सिर्फ W लिख रहा हूँ, AB नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में भी यही लिखा गया है। तो W इज इक्वल टू W 1 से लेकर 2 तक का वर्क प्लस, और ऐड करना है तमाम वर्क को, 1 से लेकर और 2 से लेकर 3 तक का वर्क प्लस 3 से लेकर 4 तक का वर्क प्लस डॉट 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 प्लस W n से लेकर W n-1 से लेकर W n तक का वर्क। इन सारे वर्क को आपस में आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, ठीक है, इन सारे वर्क्स को आपस में आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल जो वर्क है वो आ जाएगा। अच्छा, अब इन सारे वर्क को ऐड करते हैं, यहाँ जगह तो बहुत कम है, नहीं आएगा। मैं ये हिस्सा थोड़ा रिमूव करता हूँ, ये रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ। मज़े की बात है यहाँ भी नहीं आएगा, तो इस बीच वाली लाइन को ही मुझे पूरा हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करके लिख लेते हैं। तो आपने देखा ना काम करने में कितना टाइम लगा और मिटाने में सिर्फ चंद सेकंड। अब ऑलमोस्ट डेरिवेशन कंप्लीट की तरफ जा रही है। इसको हटा देता हूँ ताकि ये मेरा काम साफ हो जाए। चलो अच्छा, अब देखो जब मैं वर्क को आपस में ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा W। ये वाला वर्क क्या निकाला था हमने, ये रहा आपके पास, ये रहा 1 से लेके 2 कि G-M-M-E अपॉन नहीं है 1 R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखो 2 से लेके 3 तक का वर्क क्या है, ये लिखा हुआ आपके सामने, मैंने प्लस कर दो G-M-M-E 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3। अच्छा, यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई तो प्लस लिखकर यहाँ पे वर्क लिख रहा हूँ G-M-M-E 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ये R3 से लेके 4 तक का वर्क निकाला मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना है वर्क प्लस n-1 से लेकर n तक का वर्क। तो पहले तो ये पुट कर लेते हैं कि G-M-M-E अपॉन 1 माइनस R-n-1 अपॉन 1 माइनस R-n। अच्छा, अब देखो सब में एक चीज़ कांस्टेंट आ रही है, G-M-M-E 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 कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो सब में से बाहर निकाल लो G-M-M-E। अच्छा, अब यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया और G-M-M-E बाहर चला गया तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, G-M-M-E बाहर चला गया, प्लस आ गया 1 अपॉन R3 माइनस 1 अपॉन R4। अच्छा, अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख रहा हूँ और बाकी नीचे लिख रहा हूँ 1 अपॉन R-n-1 1 अपॉन R-n। चलो अब देखो 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R2 माइनस का 1 अपॉन R3 प्लस का 1 अपॉन R3 R4, इस वाले को इस वाले से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों, देखो समझो कि मैं 6 तक जा रहा हूँ, है ना, चलो 5 तक, मैं 5 तक जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, Rn की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है, Rn की वैल्यू 5 हो गई। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन R4 माइनस का 1 अपॉन R4 प्लस के 1 अपॉन R4 से कैंसिल। तो ये बात समझ में आ गई कि आगे वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो इसलिए ये वैल्यू कैंसिल कर दी मैंने। G-M-M-E
अच्छा देखो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया आपके पास, इतनी बड़ी इक्वेशन थी, सिर्फ ये चीज़ रह गई। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ए से बी तक के लिए। अब इन्फिनिटी पर जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर क्या बात करी है कि वहाँ पर फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। आर की वैल्यू वहाँ पर हम रखेंगे 1/r, एन की वैल्यू हमारे पास वहाँ पर आ जाएगी 0, इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ भाई कोई बच्चा ये भूलेगा नहीं, ठीक है, इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इन्फिनिटी आ रही होगी, वहाँ पर कोई वो होगी ही नहीं, फील्ड ही नहीं है वहाँ पर, बी पर कोई फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे 0 रख सकता हूँ मैं रेडियस, तो इसको 0 रख दिया। तो क्या बचा मेरे पास फॉर्मूला, W = G_m_m_e और 1/r1 0, ठीक है। इसको चाहो तो लिखो, मत नहीं चाहो तो नहीं लिखो, बल्कि लिख लो ताकि आपको याद रहे कि ये आया कैसे था, G_m_m_e। तो फॉर्मूला आपके पास आया R1, ये आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। अब मेरी यहाँ पर कुछ बात सुनो, मैंने शुरू में क्या बात कही थी कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वही होगी जो आप वर्क करोगे। तो हेयर, अच्छा हेयर यहाँ पर आप लिखोगे कि वर्क किसके बराबर आएगा, यहाँ पर वर्क किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, W के। ये बात मैंने बोली थी और W आपके पास यहाँ नेगेटिव में आएगा। ये इक्वेशन बना लो, इसे 2, इसी में आपने वैल्यूज़ को पुट करना लाके। ये बात मैंने समझाई थी ना शुरू में कि भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, ये भी एक फील्ड है ना, इधर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा ए से और बी के दरमियान में। तो अगर ए और बी के दरमियान जाना है तो आपने वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। देखो ना, ये बात समझा चुका हूँ। तो अब इसको इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो पूरा ही मिटा देते हैं, फिर लाइन खींच लूँगा, वरना इसको तो राम राम से मिटाऊंगा ना, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा तो निकल ही जाएगा। चलो देखो कितनी मेहनत से लिखा और सेकंडों में गायब, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो, ये आ गया। अब यहाँ पे भी एक लाइन और आ गई, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। तो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, पुट W इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है कि डेल्टा U = W क्या है मेरे पास, G_m_m_e, G_m_m कैपिटल नहीं स्मॉल है, G_m_m_e अपॉन R1, इसको n नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इस डेल्टा U को ये भी लिख सकता हूँ कि ये PE एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो डेल्टा U की जगह लिख दिया मैंने PE एब्सोल्यूट, और R1 को मैं लिख सकता हूँ कि ये R के बराबर है, ठीक है। R1 को मैं लिख सकता हूँ कि ये R के बराबर है। तो कोई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी ये बातें समझने में, ठीक है। तो ये आपको मेरी बात समझ आ गई। अच्छा ये जो मैंने R1 = R लिया है ना, इसको मैं ज़रा अभी समझाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो ये एब्सोल्यूट आ गई है ना, तो ABS एब्सोल्यूट के लिए आ गया -G_m_m_e। अब मेरे पास वो फॉर्मूला आ गया है कि जिसकी मदद से मैं कहीं भी वैल्यू निकाल सकता हूँ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर वैल्यू निकालना अर्थ के सरफेस पे, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा वी वॉन्ट थोड़ा सा मिला के लिख दिया मैंने, वी वॉन्ट टू फाइंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर मुझे एट द सरफेस ऑफ अर्थ ये वैल्यू निकालनी है तो ये R1 को जो है ना मैंने रखना पड़ेगा RE, क्योंकि देखो RE पे जो रेडियस है ना वो आपके पास कितना है, RE पे जो आपके पास रेडियस है वो R1 नहीं है बल्कि RE है। R1 तो यहाँ के लिए था, ये RE है, तो इसे मुझे R1 को RE रखना होगा। तो P.E ABS एब्सोल्यूट इक्वल टू -G_m_m_e अपॉन RE, ये फॉर्मूला आ गया एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन याद रखना ये सिर्फ अर्थ के सरफेस के लिए है और कहीं के लिए नहीं है,
आपने अगर इसको यूज़ करना है इस फॉर्मूले को तो इस तरह लिखना होगा। अच्छा, अब इसी डेरिवेशन को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी हाइट, मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी हाइट पर है, जो कि टॉपिक ये कुछ इस तरह से है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस हाइट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस हाइट, एट सर्टेन हाइट। तो आप इस चीज़ को पता करते हैं, यूज़ यही होगा, यूज़ यही चीज़ होगी। अब इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से इसको रिमूव कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? अच्छा चलो, इसको रिमूव कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ पर करता हूँ। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला ड्राइव किया हमने अभी थोड़ी देर पहले? एट द सरफेस ऑफ अर्थ PE/ABS एब्सोल्यूट इक्वल टू G माइनस जी, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो ना इसलिए, GM स्मॉल रखना, ठीक है, ME अपॉन RE का स्क्वायर। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, M क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि आप ऊपर लेके जा रहे हो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसका कोई ना कोई मास तो होगा ही। अच्छा, ME क्या है? मास ऑफ अर्थ, वैसे तो ME कोचिंग सेंटर है। RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अब H जो मैं लिखूंगा वो होगी सर्टेन हाइट, थोड़ा मिला के लिख रहा हूँ मैं, ज़रा इसको सही लिख देता हूँ, सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा चलो, ये चीज़ें तो मैंने आपके सामने लिख दी। अब ज़रा इसको प्रूफ भी करके बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या कहा? मैंने टॉपिक लिखा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट, HEIGHT हाइट। तो ये देखो, ये कैसे होगा कि आपने इस RE के अंदर, ये RE नहीं रहेगा, अब इस RE के अंदर एक हाइट को इंक्लूड करना होगा, यानी आपके पास ये RE बन जाएगा, RE स्क्वायर बन जाएगा, RE, ये खुद RE भी आएगा और प्लस H भी आ जाएगा और इस पर स्क्वायर भी हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। यानी इस RE स्क्वायर की जगह आपको ये लिखना होगा, इस RE स्क्वायर की जगह आपको ये चीज़ से रिप्लेस करना होगा। अच्छा, एक हमसे गलती हो रही है कि यहाँ स्क्वायर नहीं आता, मैं भी बोलूँ यहाँ स्क्वायर कैसे आ रहा है, वरना तो फॉर्मूला ही उलट हो जाएगा सारा। ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया था ना, वो R1 था, मैंने गलती से उसे स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये याद रखना। तो ये देखो, इस RE की जगह मैं क्या लिख दूंगा? वो हाइट जो कि ऐड हो गई है, ये तो सरफेस तक बताएगा ना, लेकिन हम सरफेस से थोड़ा और ऊपर जाना चाह रहे हैं। समझ लो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, यहाँ पर आना चाह रहे हैं, समझ लो यहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आ रहे हो तो ये H भी इसमें ऐड करना पड़ेगा और RE को भी ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आपका एक सर्टेन हाइट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो निकल जाएगी। तो ज़रा यहाँ लिखो, तो P.E इक्वल टू, एब्सोल्यूट का वर्ड बार बार आ रहा है, एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस GM/ME अपॉन RE प्लस H। क्या ये फॉर्मूला काफ़ी है? नहीं, ये फॉर्मूला वैसे तो सही है लेकिन यहाँ पे नहीं रुक रहा, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करा है उन्होंने। तो कॉमन निकाल लो RE को, कॉमन टेक ऊपर लिख देता हूँ, टेक कॉमन, आज पता नहीं क्या हो गया, हाथ सही नहीं चल रहा, टेक कॉमन, और कॉमन क्या निकाल लो आप? RE को। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? PE एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस GM/ME, RE को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अगर RE को कॉमन निकालना है तो इसके साथ भी डिवाइड करना होगा
और प्लस एच इसके साथ भी डिवाइड करना होगा। ये तरीका जब अप्लाई होता है जब आपके पास जो चीज़ कॉमन निकाल रहे हो वो दोनों के पास ना हो। आर ई के साथ आर ई कॉमन निकालना चाहते हो ना, यहाँ तो है ही नहीं एच के पास, तो यहाँ से कैसे निकालोगे? तो दोनों के साथ डिवाइड कर दो तो फिर कॉमन निकल जाएगा। अच्छा देखो, ये वाला आर ई इस वाले आर ई को कैंसिल करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा? पी डॉट ई इक्वल टू, एब्सोल्यूट तो लिख देते हैं, एब्सोल्यूट इक्वल टू जी माइनस भी है माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई, ये आ गया 1, ये आ गया आपके पास 1 प्लस एच और आर ई। अब ये यहाँ तक तो रुक गया आके, अब यहाँ से आगे इस पे हमने लगाना होगा बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि इसे अगर आगे सॉल्व करना है तो बाइनोमियल थ्योरम के बगैर ये नहीं होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ज़रा मैं सिखाता हूँ आपको। पहले इसको ऊपर ले जाओ, पी ई ए बी एस, तो इसको एक काम करते हैं ना, दो हिस्सों में बांट लेते हैं ना दोबारा, जी एम एम ई आर ई, तो ये एज इट इज रहा। ऊपर ले जाओ इसको तो ये बन जाएगा, देखो अब ऊपर लेके जा रहे हो ना, रेसिप्रोकल नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर लेके जा रहे हो, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इन्वर्स में आ गया। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूँ बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने अपने पढ़ लिया होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगता है ज़रा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास लगेगा बी आई ओ बाइनोमियल, एम आई ए एल, बाइनोमियल टी एच ई ओ आर ई एम थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ कि 1 प्लस, पहले 1 आना चाहिए, फिर प्लस, फिर एक्स आना चाहिए और एन, और ये एन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो फिर आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स और 1 का फैक्टोरियल। वैसे तो बहुत सी जगह पर आपको ये 1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि अगर किसी बच्चे ने इस तरह पढ़ा हो तो उसको पता हो। और प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 प्लस, ये आगे चलता रहता है, लेकिन बस हम इस 3 टर्म तक ही इसे खोलेंगे क्योंकि इतना ही ज़रूरत है हमें। अच्छा, अब बात समझ में आने वाली ये है कि ये x क्या है। x यहाँ पर ना आपके पास ये होगा 1 h अपॉन आर ई, ये आपके पास x होगा, और n क्या होगा -1। अब ऊपर ज़रा पुट करो फॉर्मूले में, तो 1, इस चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1 तो 1 आ गया, x क्या है आपके पास h और आर ई और -1, तो ये फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा कि 1 प्लस n क्या है आपके पास -1 और x क्या है आपके पास h अपॉन आर ई और प्लस n क्या है -1, और यहाँ पर देखो -1 और -1 अंदर भी है और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। लेकिन अब मसला ये है वो r का स्क्वायर लिखना था, मैं उसको नीचे करके लिख दूँ क्या? चलो नीचे करके लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर आना था बराबर में, लेकिन नीचे करके लिख रहा हूँ, r अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस एच आर ई। अच्छा नीचे 1 का फैक्टोरियल नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा। तो देखो 1 तो एज इट इज आ गया, -1 इसके साथ सॉल्व हो गया, तो ये h अपॉन आर ई आ गया। अच्छा -1 और -1 कितना हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस में आपके पास वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 हो गया आपके पास, और ये 2 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। और h का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर, 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, तो इसलिए 2 से कैंसिल हो गया। अब ये वाली जो टर्म है ना h स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल, सो नेगलेक्ट कर दो, इसे नेगलेक्ट कर दो, तो ये वाली टर्म पूरी खत्म हो गई। एन स्क्वायर आर ई स्क्वायर, इसकी जगह 0 आ गया। अब बचा क्या आपके पास, सिर्फ बचा आपके पास ये कि 1 प्लस एच अपॉन आर ई -1 और इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो ये जो चीज़ थी ना 1 प्लस एच अपॉन आर ई -1, ये इसके बराबर होती है।
तो इसको पुट कर दो इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। काफ़ी टाइम लग गया इसमें तो ये काफ़ी बड़ी डेरिवेशन थी इसलिए इसमें टाइम लगा। ए बी एस एब्सोल्यूट, तो जी एम ई अपॉन आर ई, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ गया 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये आपके पास वैल्यू फाइनल आई है इसकी। अब इसको ना मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो देखो ये हमारा आ गया है। अब ये माइनस का एक मसला आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं है, मतलब फॉर्मूले में, बुक में नहीं लिखा है, लेकिन हमारा आ रहा है, तो मैं ये माइनस लगे रहने तो कोई मसला नहीं है। अब आओ इसका न्यूमेरिकल भी ना यहीं छोटे से मैं कर देता हूँ जगह में। तो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसका मैं आपको वो कराऊंगा सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन। अच्छा, न्यूमेरिकल में देखो गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं, ये है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये दोनों याद रखना। तो गिवन डेटा क्या है आपके पास और टू फाइंड क्या करना है आपने, इन दो के दरमियान आपकी जंग है। मास ऑफ अर्थ इन्होंने दे दिया, एम ई आपको दे दिया, तो 6, वैसे तो 5.98 दिया हुआ ना, मैं भी इतना ही लिख दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट से करते हैं ना तो फिर ये बात हमें पता होती है कि यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है एंड द मास ऑफ द सन इज, सन का मास भी दे दिया इन्होंने, एम एस भी दे दिया है आपको, जो कि आएगा 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 kg, ठीक है। ये आपका आ गया, क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटीज आ गई। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ एंड द आर ई, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ वो दे दिया है। अच्छा, दोनों के सेंटर से लिया गया ये डिस्टेंस, ये याद रखना। तो इसे मैं आर ही लिखूंगा, आर ई नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ आर लिख रहा हूँ। तो ये आ रहा है 1.0 मिलियन एम के जी, सॉरी मेगा के, मिलियन के लिए बड़ा वाला एम लगा लिया। अच्छा, अब मिलियन क्या होता है हमारे पास, 10 की पावर, हाँ मिलियन होता है 10 की पावर 6, के जी क्या होता है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना 10 की पावर 9। तो आपके पास आर की वैल्यू मीटर में क्या आ रही है, सॉरी किलोमीटर है, ये मैंने केजी लिख दिया, किलोमीटर। तो 160 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, देखो ना 3 है ये, ठीक है। देखो 6 10 दोनों 10 है, बेसिस सेम पावर है 8, तो 3 प्लस 6 9 हो गया, और मीटर, तो ये आपका मीटर में चला गया। पता क्या करना है, जी ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने मेजर करनी है। तो अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में तो छोटा करके लिख देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है, सोल्यूशन की हेडिंग डालो, फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, जी पी ई, हमने सिर्फ पी ई लिखा था, उन्होंने जी भी लगा दिया, कोई मसला नहीं। तो जी, अब मास ऑफ सन लगेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमारा सन है, तो एम एस एम ई अपॉन आर का कोई स्क्वायर वेस नहीं आएगा, ठीक है, एज इट इज आएगा। तो ज़रा वैल्यूज पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो जी क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, सॉरी -11, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रखना। मास ऑफ सन, बाकी काम अजान के बाद करते हैं। तो चलें अब इसका काम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जी की वैल्यू लिख ली थी, एम एस की वैल्यू हमारी रहती थी, तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है वो। तो एम एस की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30, क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है। और अब मैंने ना मास ऑफ अर्थ लिखना था, तो मैं बराबर में नीचे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24। अच्छा, अब नीचे मैं लिख रहा हूँ रेडियस जो हमें गिवन किया गया 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो जी पी ई की वैल्यू बराबर आती है, जी पी ई की वैल्यू हमारे पास बराबर आती है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 1.99 एक्सपोनेंट 30, ठीक है, आप लोग भी देखते रहो
और साथ साथ कैलकुलेट कर भी लो। 5.98 एक्सपोनेंट 24 डिवाइड 160 एक्सपोनेंट 9, आखिरी वैल्यू आ रही है 4.9 एक्सपोनेंट 33। देखते हैं यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है 4.9 एक्सपोनेंट 33। अब लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, मैं अभी ज़रा बताता हूँ वो फ़र्क क्यों आ रहा है। 4.9 एक्सपोनेंट 33, अब पॉइंट शिफ्ट कर दिए गए हैं, पॉइंट आगे शिफ्ट करे गए हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लेके जाऊँगा तो 33 क्या हो जाएगा 32, 1.6 के पास ले गया तो 31, और 0 के पास लेकर आ गया तो वो हो गया 30। अब ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं। देखो कैलकुलेटर में भी ये ऑप्शन है, बल्कि नहीं आ रहा, शिफ्ट दबा के ही दबाते हैं, नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमें वैसे भी पता है कि पॉइंट शिफ्ट किए गए, तो इसको पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा ना आगे, आपको साइंटिफिक नोटेशन से शिफ्टिंग आती है ना, हमने पढ़ चुके हैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो 960 मल्टीप्लाई बाय 33 के बजाय ये 30 हो जाएगा, और ये है जाउल में आएगी, क्योंकि भाई एनर्जी है, काम जितना भी मुश्किल किया हो लेकिन एनर्जी तो एनर्जी रहेगी ना, जाउल में आएगी। अच्छा चलो बस आखिरी चीज़ करते हैं, ये बड़ा लंबा काम हो गया। मैं सोच के ये कर रहा था कि शायद 15-25-30 मिनट में कर लूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये पूरे 1 घंटे की डेरिवेशन है। और सही है, हमने इसमें समझा भी है और काफ़ी डिटेल मैंने आपको दी है, तो टाइम तो लगेगा भाई, ये तो लगेगा टाइम। अच्छा पहला क्वेश्चन देखो सेल्फ असेसमेंट का। इन व्हाट सिनेरियो इज़ द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर जीरो। जीरो कब ली जाएगी, मैंने बार बार ये बात कही कि जब इन्फिनिटी पे जाओगे तो जीरो होगी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड जीरो व्हेन इट इज़ पोजीशनड एट एन इन्फिनिटी। देखो मेरी बात प्रूफ हो गई। अच्छा, व्हाट हैपन टू द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स हायर और लोअर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर और नीचे लेके जाओगे, समझो इस पूरे पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। एज एन ऑब्जेक्ट मूव हायर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि फार्मूला का है, ये रहा फार्मूले से देख लो, बात समझ में आ रही है। और अगर नीचे आओगे तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये लिख रहा है, आप लोग इसको देख लेना। तो मैंने यहाँ पर आपको बात भी समझा दिया कि ऊपर जाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नीचे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आएगी, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। देख लो यहाँ भी फ़र्क लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले से देखो ना, हाइट पर जा रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ रही है, लो आ रहे हो तो ये वैल्यू कम हो रही है। रेडियस को ना देखो, इस एच को देखो, अगर इस एच के मुताबिक देखोगे ना तो हाइट पर ये वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे आओगे तो ये कम होगी वैल्यू, क्योंकि फिर हाइट कम हो जाएगी ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में मुझे